नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम पढ़ते हैं उसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज में भी मल्टीपल टाइम्स रिविजन करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज लगाते हैं, फिर वन लाइनर लगाते हैं। और इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में जब पढ़ाई होती है तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो ये सब चीजें नहीं करते हैं, वो थ्योरीज में भी रिवीजन नहीं करते हैं। वो पहले पन्ने से शुरू करते हैं और आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं, फिर उसको रख देते हैं, फिर साल 6 महीने के बाद उसका नंबर आता है और जब उसका नंबर आता है तब तक चीजें भूल जाती हैं। इसीलिए कई लोगों को बहुत समय लग जाता है सिलेक्शन लेने में। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, उसमें इन सब तरीकों से पढ़ाई करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से भी ये चीजें शेयर करते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से पढ़ाई करने का प्रयास भी किया कीजिए। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय के सभी अनुच्छेद बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज का है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो कि न्यायिक शब्दावलियां भी हैं और हमको अमूमन ये सब चर्चाओं में सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, न्यूज में सुनने को मिलता है और अगल बगल के लोगों से भी सुनने में ये सब चीजें आती हैं और एग्जाम में भी आता है ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों में सबसे पहला शब्द है हम लोगों का न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन एक होता है और निर्णयों का पुनर्विलोकन होता है। ठीक है, ये निर्णयों का पुनर्विलोकन है। दोनों में अंतर समझना है कि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन और निर्णय, निर्णय का मतलब जब निर्णय सुनाया जाता है, ठीक है, तो वो अलग बात हो गई। न्यायिक पुनर्विलोकन में हमको ये देखना है विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश जब जारी किया जाता है, अगर वो असंवैधानिक है तो उसको रद्द कर देती है। ठीक है, इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। कहने का मतलब यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के पास इतना अधिकार होता है कि वो विधायिका के द्वारा बनाए जाने वाले कानून या किसी राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाने वाले कानून या कार्यपालिका के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश, मतलब जैसे कार्यपालिका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, अगर ये सब चीजें असंवैधानिक है तो उनको असंवैधानिक करार देती है सर्वोच्च न्यायालय और उसे रद्द कर देती है। ठीक है, और ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है वो यूएसए से प्रावधान किया गया है। ठीक है, यूएसए से प्रभावित है। और जो भारतीय संविधान में ये ध्यान देना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन नामक शब्द कहीं नहीं है। जैसे हम लोग बजट पढ़ते हैं, बजट कहीं नहीं है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, ऐसे ही वीटो कहीं नहीं है, वीटो अनुच्छेद 111 और 74 से निकल के आता है। ठीक है, पॉकेट वीटो कहीं नहीं है, वो 74 से निकल के आता है अनुच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन कहीं नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 53 में, 74 में, 75 में है मंत्रिपरिषद। वैसे मंत्रिमंडल केवल एक बार अनुच्छेद 352 के तहत है। उसी प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन हमको देखना है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहीं भी नहीं है संविधान में। ठीक है, संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन ये प्रेरित है यूएसए के संविधान से। ठीक, ये ध्यान देना है, लेकिन इसका स्रोत निकल करके आता है। जैसे मंत्रिमंडल का स्रोत अनुच्छेद 352 से आता है, वीटो का स्रोत अनुच्छेद 111 से आता है, पॉकेट वीटो अनुच्छेद 74(1) से आता है और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 53, 74, 75 से आता है। उसी प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन आता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का स्रोत होता है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में जब हम लोग शुरुआत में पढ़े थे मौलिक अधिकार, उसमें पढ़े थे कि अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 13(2) के तहत कि विधायिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो या मौलिक अधिकारों को छीनती हो या मौलिक अधिकारों को शून्य करती है। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसको उसी सीमा तक अवैध घोषित करती है, उसको उसी सीमा तक असंवैधानिक घोषित करती है जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकारों को छीनती है या मौलिक अधिकारों को शून्य घोषित करती है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 13 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 227 के तहत क्या है? उच्च न्यायालयों का, अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करना, ठीक है, किया जाता है। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत आ जाती है सर्वोच्च न्यायालय की। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन का दोस्तों स्रोत है वो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 227 ये सारे आ जाते हैं।
तो इतना हमको ध्यान देना, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन में अगर विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया है या किसी कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसको अवैध तब घोषित करती है यदि वो संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता हो। ठीक है, ये चीज समझनी है। ठीक, अब जैसे यहां पर एक चीज और देखनी है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार, मतलब लिया तो यूएसए से गया है, लेकिन भारत में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में आ जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 में आ जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये ध्यान देना है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्दावली है ये जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो इतना हमको न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में समझना है। अब अंतर पूछ लेता कभी कभी न्यायिक पुनर्विलोकन और निर्णयों का पुनर्विलोकन, तो इसको इन दोनों को एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे एक बार सरसरी निगाहों से देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विस्तार से देखते हैं। निर्णयों का पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण का मतलब पुनः उसको देखना। तो पुनः किसको देखना? निर्णयों को पुनः देखना। और निर्णय कौन सुनाती है? अदालत सुनाती है, सर्वोच्च न्यायालय सुनाती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जब अपने किसी पूर्व दिए गए निर्णयों को पुनर्विलोकन करती है या पुराने बेंच के द्वारा दिए गए किसी निर्णय को आने वाले समय में उससे बड़ी बेंच के द्वारा उसको बदल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं निर्णयों का पुनर्विलोकन। कहने का मतलब यह है, सर्वोच्च न्यायालय जब अपने स्वयं के निर्णयों का पुनरीक्षण करता है तो वो होता है निर्णयों का पुनर्विलोकन। ऊपर न्यायिक शब्द है, न्यायिक मतलब जब कानून बनता है, कानून कौन बनाता है? विधायिका या राष्ट्रपति आदेश देते हैं, तब कानून बनता है, वो न्यायिक प्रक्रिया हुई। लेकिन यहां निर्णय है, निर्णयों का पुनर्विलोकन, तो नाम से ही हम लोग अंतर समझ सकते होंगे। ठीक है, क्योंकि निर्णय न्यायपालिका सुनाती है तो निर्णय न्यायपालिका के संदर्भ में होगा जो अपना निर्णय पहले सुना दी होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करने और उसे बदल देने का अधिकार रखती है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, और पुराने निर्णयों को बदलने के लिए पुरानी पीठ से ज्यादा सदस्यीय पीठ का गठन किया जाता है। और सदस्यीय पीठ कितने से कम नहीं होना चाहिए? 5 पीठ से कम नहीं होना चाहिए। और मान लेते हैं अगर कोई निर्णय पहले की 5 सदस्यीय पीठ ने सुनाई है, तो अब जो है जो उस पर अगर निर्णय बदलना है तो आने वाली जो बेंच होगी वो या तो 7 होगी, या तो 9 होगी, 11 होगी, 13 होगी, मतलब 5 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। मतलब पुराने दिए गए निर्णय को बदलने के लिए पुरानी पीठ से ज्यादा पीठ का गठन किया जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना है। ये हो गया हम लोगों का न्यायिक पुनर्विलोकन और निर्णयों का पुनर्विलोकन का अंतर दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और न्यायिक सक्रियता क्या होती है और जनहित याचिका क्या होती है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, न्यायिक सक्रियता, सक्रियता का मतलब हम समझ सकते हैं सक्रिय हो रहा है। कौन हो रहा है? न्यायिक। न्यायिक मतलब न्यायपालिका सक्रिय हो रहा है। सक्रिय होने का मतलब न्यायपालिका तो सक्रिय वैसे भी है, लेकिन जब अपना मूल काम छोड़ करके दूसरा काम करता है न्यायालय, तब उसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। और दूसरा काम क्या है अभी देखते हैं। जब न्यायपालिका अपनी परंपरागत काम क्या है? न्याय देने का। तो जब अपना परंपरागत न्याय देने के क्षेत्र से अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर, मतलब अपनी परंपरागत भूमिका को रख करके, अपनी परंपरागत भूमिका को छोड़ करके, मतलब अपनी परंपरागत भूमिका से इतर जब वो आगे बढ़कर विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करती है, तो उसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। जैसे हम लोग देखते हैं अभी सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला है कि जैसे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध मौलिक अधिकार घोषित किया है। ठीक है, मतलब पर्यावरण में अगर कोई चीज परिवर्तित हो रही है, अगर वो हमारे गरिमापूर्ण जीवन जीने को बाधित करता है, तो न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित करार देती है और उसको संरक्षित करने का अधिकार दे देती है और उसको मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया जाता है। मतलब अगर उस संबंध में विधायिका और कार्यपालिका कुछ विशेष काम नहीं कर रही है, मतलब विधायिका अगर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून नहीं बना रही है, महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है, और कार्यपालिका भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्य नहीं कर रही है, तो विवश होकर के न्यायपालिका को उस कार्य में हस्तक्षेप करना पड़ता है। और न्यायपालिका आदेश देती है कि विधि निर्माण करें, और प्रशासन के क्षेत्र में न्यायपालिका के द्वारा किया गया हस्तक्षेप भी न्यायिक सक्रियता कहलाता है। ठीक है, मतलब न्यायपालिका कहती है कि इस संबंध में आप विधि बनाइए, इस संबंध में आप प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाइए, वो होती है न्यायिक सक्रियता। कहने का मतलब यह है, जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्याय देने के क्षेत्र से इतर होकर के कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, तब वहां पर कहलाता है न्यायिक सक्रियता। जैसे
दिल्ली में 10 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत पोल्यूशन कर रहे थे। तो जब पोल्यूशन बहुत हो रहा था, वहां पर लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत समस्याएं हो रही थी, लोगों का जीवन जीने का अधिकार दुष्प्रभावित हो रहा था, लोगों का गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दुष्प्रभावित हो रहा था, लोगों का स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार दुष्प्रभावित हो रहा था, लोगों का घूमने फिरने का अधिकार दुष्प्रभावित हो रहा था। और उस संबंध में ना तो विधायिका सक्रिय रूप से कोई कानून बना रही थी, ना तो कार्यपालिका कोई आदेश के माध्यम से कानून बना रही थी। तो विवश होकर के न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और न्यायपालिका ने बोला कि दिल्ली में 10 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे क्योंकि पोल्यूशन हो रहा था। ये हो गया। ठीक, कहने का मतलब न्यायिक सक्रियता तब काम करती है जब अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन जीने का अधिकार बाधित होता है और गरिमामय जीवन जीने के अधिकार की व्यापक व्याख्या करती है सर्वोच्च न्यायालय, तब होता है न्यायिक सक्रियता। ठीक है। और न्यायिक सक्रियता क्या ही दोस्तों एक परिणाम था जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होती है अभी पढ़ेंगे। ठीक है। जनहित याचिका किसका परिणाम था? न्यायिक सक्रियता। क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहां से। ठीक, अब न्यायिक सक्रियता का कारण क्या था? अभी कारण बता चुके हैं, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका की अक्षमता थी। विधायिका और कार्यपालिका अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। और जब ढंग से काम नहीं कर पाती है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो विवश होकर के न्यायपालिका हस्तक्षेप कर देती है। ठीक, अब उसी के संबंध में कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे 3 तलाक की कुरीति थी। 3 तलाक की कुरीति को समाप्त करने के लिए भी न्यायिक सक्रियता का ही उदाहरण देखा जा सकता है। वोट बैंक की राजनीति के संदर्भ में कभी कभी राजनेताओं के द्वारा बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किए जाते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन भी किया जाता है, बहुत ज्यादा अनैतिक कार्य किए जाते हैं, जो राजनीति का अपराधीकरण भी हो जाता है उस संबंध में। तो उस संबंध में भी जो है न्यायिक सक्रियता काम आती है और इन्हीं चुनाव के संबंध में भी हो जाती है। तो इन कारणों से संसद जब कानून नहीं बना पाती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। ठीक है, ये हो गया न्यायिक सक्रियता। अब न्यायिक सक्रियता का ही एक परिणाम है जनहित याचिका। तो जनहित याचिका क्या होती है? याचिका का मतलब याचिका दायर करना, मांग करना किसी चीज की। जनहित का मतलब लोगों के हित के लिए मांग करना। नाम में ही सब कुछ है। नाम समझ में आ गया तो अमूमन आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जनहित याचिका, नाम में ही सब कुछ है, मतलब लोगों के हित के लिए वाद दायर करना, याचिका दायर करना। अब लोगों के हित के लिए मतलब अन्य लोगों के हित के लिए हम वाद दायर कर सकते हैं। पहले क्या था? पहले दोस्तों लोकस स्टैंडी का सिद्धांत था। लोकस स्टैंडी को हम लोकल स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। लोकल मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है केवल वही याचिका दायर कर सकता है, केवल वही मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, पहले ऐसा होता था जनहित याचिका के पहले। लेकिन जब पीएन भगवती के द्वारा जनहित याचिका का प्रावधान किया गया तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के लिए वाद दायर कर सकती है, याचिका दायर कर सकती है। ठीक है, मतलब उसमें किसी भी गरीब व्यक्ति, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है किसी भी कारण से, या तो आर्थिक कारण से या तो मान लीजिए फिजिकल कारण से नहीं जा सकता है वो न्यायालय, तो उसके संदर्भ में उसके लिए कोई और न्यायालय जा सकता है, कोई और याचिका दायर कर सकता है, वो कहलाती है जनहित याचिका। ठीक है, ये चीज होगी। अब जनहित याचिका क्या होती है? एक ऐसी याचिका जिसके द्वारा जनहित के किसी विषय पर, जनहित के किसी विषय को न्यायपालिका में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है जो स्वयं उससे संबंधित नहीं है, या हम ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी देख सकते हैं, या कोई ऐसा विशिष्ट मुद्दा होता है, जनहित का विषय होता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके संबंध में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो जनहित याचिका की प्रणाली ने लोकस स्टैंडी की प्रणाली को कमजोर कर दिया। लोकस स्टैंडी मतलब पीड़ित ही मुकदमा दायर कर सकता था। ठीक है, तो उसको ये कमजोर कर देता है। लोकस स्टैंडी के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्याय पाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता ही होगा। आता क्यों होगा? क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट रख के बात करते हैं, किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं करते हैं, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, समय हमारा भी कीमती है कि नहीं? पैसा आपका भी कीमती है, पैसा हमारा भी कीमती है। ठीक, तो अपना पैसा, अपना समय, अपना जीवन सही जगह लगाइए। ठीक है, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।